हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सामंतवाद के ऊपर है। तो देखिए, भारतीय सामंतवाद के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले। हम यहाँ मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत में जो सामंतवाद का उदय हुआ वो लगभग 8वीं सदी में माना जाता है। यहाँ पे जो यूरोप में जो मध्यकालीन व्यवस्थाएं थी वो कुछ अलग थी। इसलिए मध्यकालीन यूरोप में जो सामंतवाद का उदय हुआ वो 9वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली जो पूछा गया है वो सामंतवाद के पतन के कारण पूछे गए हैं। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सामंतवाद के उदय के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो ये एज ए होल मैं टॉपिक कवर करूँगा आज। तो देखिए, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, अभी आपने रोम की सभ्यता के बारे में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था। तो जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप में जो भूमि थी, आपने देखा कि मैंने आपको मैप में दिखाया कि रोमन साम्राज्य कितना बड़ा था। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और बहुत से यूरोप के देश, इवन ब्रिटेन भी उसमें इंक्लूडेड था। तो जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप की भूमि पर बड़े बड़े जमींदारों का अधिकार स्थापित हो गया। सामंतवादी व्यवस्था जो थी ना वो मूलतः भूमि पर ही आधारित थी। इस व्यवस्था में सबसिस्टेंस इकोनॉमी का प्रचलन था। सारांश अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन जो होता था वो केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए होता था। यानी किसान जो उत्पाद करते थे वो केवल लोकल जो नीड्स होते थे उनको पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता था। इसमें किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये जो व्यवस्था है सामंतवादी व्यवस्था, ये लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जो है ये चलती रही। मुसलसल जो है लगातार, मतलब 9वीं से 13वीं शताब्दी तक ये व्यवस्था चलती रही। और जो सामंत होते थे, सामंतवादी व्यवस्था में जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग थे वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। मतलब उनके विशेष पारस्परिक संबंध हुआ करते थे। हर एक व्यक्ति को अपने से नीचे के व्यक्ति का शोषण करने और अपने से ऊपर जो व्यक्ति होता था उसके द्वारा शोषित होने का एक तरह से अधिकार था। ये इस तरह की व्यवस्था थी सामंतवादी व्यवस्था। वैसे अगर हम शब्द की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है फ्यूडलिज्म। लैटिन भाषा का एक शब्द है फ्यूडम। फ्यूडम का अर्थ या फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, जिस पर स्वामी कुछ शर्तों पर कृषि कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को सामंत बना देता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत दोनों एक दूसरे के व्यक्तिगत शर्तों से जुड़े हुए थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी। वैसे इसका जो रीजन था ये हुआ था फ्रांस में। सबसे पहले सामंतवाद का जो उत्पत्ति हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। सामंतवाद के क्या लक्षण हैं? एक तो जागीर, सबसे पहली बात है जागीर। जो साधारण भूमि होती थी उसे जागीर कहा जाता था। और एक ना उत्सव होता था जिसे बोलते थे होमेज उत्सव। उस उत्सव पर सम्राट किसी विशेष व्यक्ति को जागीर प्रदान करता था। जो जागीर प्रदान करने वाला व्यक्ति होता था, मतलब जो जागीर प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता था, प्रदान करने वाला नहीं, प्रदान करने वाला तो राजा होता था। जो जागीर प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता था उसको लॉर्ड कहा जाता था। ठीक है। और राजा क्यों देता था लॉर्ड को भूमि? एक तो बड़े बड़े राज्य जो है स्थापित हो गए थे, तो राजा लॉर्ड को भूमि इसलिए देता था कि आवश्यकता पड़ने पर वो जो लॉर्ड है वो राजा के लिए सैनिक सहायता प्रदान करे। क्योंकि उस समय स्थायी सेना नहीं होती थी। देयर वॉज नो परमानेंट आर्मी दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। और एक होता था उसका लक्षण संरक्षण। पहला लक्षण जागीर, दूसरा लक्षण संरक्षण। संरक्षण का अर्थ ये होता था कि भूमि प्रदान करने वाला तथा भूमि प्राप्त करने वाला
उनके बीच में व्यक्तिगत संबंध होते थे। दोनों एक दूसरे से अधिकार और कर्तव्य के माध्यम से जुड़े हुए थे। ये होता था संरक्षण। एक होती थी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब यह है कि अपने क्षेत्र में जो भूस्वामी होता था, उसके पूर्ण और आंशिक स्वामित्व को स्वीकार करना। यानी अपने क्षेत्र में जो भूमि का मालिक है, उसका पूरा या आंशिक तौर पर उसका अधिकार स्वीकार करना। तो वैसे देखा जाए तो मध्यकालीन यूरोप में जो सारी भूमि होती थी, उसका स्वामी तो राजा ही होता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि होमेज के उत्सव पर, एक वहाँ पे होमेज उत्सव होता था, उस उत्सव पर राजा अपनी भूमि किसी लॉर्ड आधीश्वर या जिसे सामंत कहा जाता है, उसको भूमि का टुकड़ा यानी फीफ प्रदान करता था, और बदले में आवश्यकता पड़ने पर उससे सैनिक सहायता लिया करता था। तो ये तो बात है इंट्रोडक्शन की कि सामंतवाद क्या होता है और ये कब शुरू हुआ था। 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक चला था। और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। और इसमें इसके 3 लक्षण हैं: जागीर, संरक्षण और संप्रभुता। अब हम ब्रीफली जो है सामंतवाद के उदय के कारण पढ़ना चाहेंगे कि ये व्यवस्था, जब राजा सारी भूमि का स्वामी होता था, तो इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो था केंद्रीय शक्ति का पतन। देखिए, ये व्यवस्था तब तक चली, मतलब जो राजा भूमि का स्वामी होता था, ये व्यवस्था तब तक चली जब तक राजा शक्तिशाली होते थे। एक रोमन सम्राट था जिसका नाम था शार्लमा। शार्लमा के मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया। जैसे हम मुगल काल में पढ़ाते हैं ना औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया था। तो क्या हुआ कि केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो आपस में युद्धों में उलझे रहे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि रोमन साम्राज्य, जो एक बृहद साम्राज्य होता था, वो जर्मनी, इटली, फ्रांस और अन्य स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। पहले वो पूरा होली रोमन एम्पायर था, वो जो मैंने आपको नक्शा दिखाया था कल, रोमन साम्राज्य का पूरा पार्ट था। लेकिन रोमन सम्राट शार्लेमा की मृत्यु के पश्चात जो पूरा रोमन साम्राज्य था वो अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में बंट गया, और रोमन शासक जो था वो इतना निर्बल हो गया कि वो अपने राज्य की सुरक्षा करने में पूर्णतः असफल हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि सामंतों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं को शासक घोषित कर दिया। ये इसके उदय का कारण बना। जो वहाँ पे जो लोकल जमींदार होते थे ना, मैंने आपको बताया सामंत, हम जो पढ़ रहे हैं सामंतवाद का उदय कैसे हुआ। केंद्रीय शक्ति का पतन। केंद्रीय शक्ति के पतन से जो लोकल जमींदार थे, आसपास के जो जमींदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यूरोप छोटे छोटे स्थानीय राज्यों में बंट गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो अब प्रश्न ये था कि रक्षा का कार्यभार किस पर हो। पहले तो राजा पर होता था, तो अब रक्षा के लिए वो क्षेत्रीय शासकों की शरण में चले गए लोग, आम किसान या आम जन। और इस प्रकार से केंद्रीय शक्ति के पतन के स्वरूप सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ। दूसरा जो कारण था वो था बहुत बड़ा कारण, अराजकता और अशांति। जैसे मैंने आपको बताया कि रोमन सम्राट की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद पूरे यूरोप में अराजकता और अशांति का वातावरण फैल गया। सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली? सुरक्षा की जिम्मेदारी ली वहाँ के जमींदारों ने, क्योंकि उनके पास जो है ज़मीन थी, ज़मीन से आय होती थी, और आय से वो सैनिक तैयार करके और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। तो इस तरह से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसके द्वारा युद्धों के समय सामंत अपने स्वामियों को सैनिक सहायता प्रदान करते थे, और इस प्रथा को कमेंडस या बेनिफस के नाम से पुकारा जाता था। तो अशांति और अराजकता के वातावरण में सामंतवाद के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाद में क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय शासक थे, जमींदार, जो सामंत बन गए थे,
अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, इन्होंने सम्राट की हर प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। न्याय व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में ले ली, जागीर में शक्तिशाली हो गए, खुद वो सेना की भर्ती किया करते थे, और जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या बड़े बड़े सामंत होते थे, वो अन्य छोटे सामंतों से भी सैनिक सहायता प्राप्त करते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जो है यूरोप में अराजकता का जो वातावरण था, इससे उभरने में सामंतवाद एक महत्वपूर्ण कारण रहा, और इसी के कारण इसका उदय हुआ। तो ये राजनीतिक कारण हुए सामंतवाद के उदय के। कुछ सामाजिक कारण भी थे, जैसे कि एक प्रथा थी जिसको पेट्रोसिनियम प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि कोई भी क्षेत्र का धनी और प्रभावशाली व्यक्ति संरक्षक बनकर अपने अनुयायियों का एक बड़ा दल तैयार करता था। इसमें भूमि का कोई संबंध नहीं होता था। वह जैसे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि कई राजनीति में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और वो जो है ना नेता बन जाते हैं, और उन नेताओं के साथ फिर उनके बहुत से चेले चपटे बन जाते हैं अपने आप ही, अपने धन के प्रभाव के कारण, उनके रुतबे के कारण, और अनुयायियों का एक बहुत बड़ा दल जो है तैयार हो जाता था। और अराजकता के युग में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और कारीगर, वो भी, उनको भी सुरक्षा की चिंता हो जाती थी, तो वो भी उसकी शरण में चले जाते थे। और धीरे धीरे ये जो भूमिपति होते थे, जमींदार होते थे, वो मतलब अनुयायियों के बहुत बड़े बड़े दल तैयार उन्होंने कर लिए, जिसके कारण कालांतर में यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। इसी तरह से एक प्रिकेरियम प्रथा थी। प्रिकेरियम जो प्रथा थी ना, इसमें भूमि का जो है संबंध होता था, यानी भूमि से जुड़े हुए लोग, जैसे बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, वो भूमि पर कृषि कार्यों के लिए किसानों को रखा करते थे, उनको संरक्षण दिया करते थे, और उसके बदले में किसानों को गुजर बसर मिल जाती थी, उनको जीविकोपार्जन जो है उनका हो जाता था, रोज की रोटी उनको मिल जाया करती थी, और जो आय होती थी उससे जो जमींदार होते थे वो सैनिक तैयार करते थे। और एक होती थी कमेंसन प्रथा। इसमें क्या होता था कि जो एक जाति विशेष का जो नेता था, वो अपने अनुयायियों से घिरा रहता था। ये जातिगत प्रथा थी। तो इसी तरह से जो है ना, सामंतवाद का जो उदय था, उसके ये राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। कुछ आर्थिक कारण भी थे, जैसे चारों ओर बर्बर जातियों का आक्रमण होने लगा, और दूसरी ओर भूमि पर बड़े बड़े भूस्वामियों का अधिकार होता जा रहा था। तो ऐसे में जमींदारों ने एक दूसरे की संपत्ति पर को हड़पने के लिए उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण शुरू कर दिए, जिसके कारण किसान वर्ग जो है असुरक्षित महसूस करने लगा, और वो फिर जमींदारों की शरण में चला गया। इसके पीछे कुछ धार्मिक कारण भी थे। मैं आपको बताऊं कि मध्यकाल में जो चर्च था ना, चर्च की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी मनुष्य के जीवन में। चर्च बहुत शक्तिशाली हो गए थे। चर्च का जो नेता होता था, मतलब चर्च का जो प्रधान पादरी, उसे पोप कहा जाता था। तो देखिए, पोप जो है चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा चर्च को बहुत दान दिया करता था, बहुत बड़ी बड़ी भूमि चर्च के अधीन होती थी चर्च का कार्य चलाने के लिए। तो पोप जो है वो चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता था, लेकिन राजा अब स्वयं इन अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहता था। इसके कारण चर्च और पोप के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, और चर्च वास्तव में यूरोप का एक बहुत बड़ा सामंत बन गया, यानी चर्च ही अपने आप में सर्वसर्वा हो गया। आप इस बात को समझें कि सामंतवादी प्रथा का उदय हुआ, जिसमें मैंने बताया कि राजा किसी विशिष्ट व्यक्ति को, अपने सगे संबंधी या अपने मित्र को भूमि प्रदान किया करता था समय समय पर, तो वो सामंत बन गया। लेकिन चर्च का इतना प्रभाव था उस समय कि चर्च खुद एक बहुत बड़ा सामंत बन गया था। चर्च के पास अपनी सेना होती थी,
और पोप बहुत शक्तिशाली बन गया। कई बार ये राजाओं की शक्ति को भी जो है चुनौती देने लगे थे पोप। तो इसके कारण सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ। तो आज आप बस यही समझें, यही लेक्चर है। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें सामंतवाद के पतन के बारे में बात करेंगे कि ये व्यवस्था ख़त्म कैसे हुई। तो आप कल तक उस लेक्चर की वेट कीजिए। कल वो टॉपिक हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू।